छायाकार पत्रकार साथियों को राम राम। और आज इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य आप सभी के माध्यम से जन सेवा की सोच वाले लोगों का एक समूह इकट्ठा करके हमने हरियाणा जन सेवक पार्टी का गठन पिछले दिनों किया था। जैसा कि आप सब जानते होंगे, उसको आगे बढ़ाते हुए आज तो पहले तो मैं आप सब के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश वासियों को भारत माँ के उस सपूत शहीद आजम भगत सिंह जयंती पर उनको नमन करते हैं। और आज उनकी इस जयंती पर जो उन्होंने सपना इस देश और प्रदेश के लिए देखा था कि मेरा भारतवर्ष विश्व का सबसे श्रेष्ठ और खुशहाल भारत हो, लेकिन आज की इस राजनीतिक जिस प्रकार का माहौल इस देश और प्रदेश में पैदा कर दिया है कि उस भगत सिंह के भारतवर्ष प्रदेश के आज युवा जो उनका अपना हीरो मानते हैं, अपना मार्गदर्शक मानते हैं, आज वो युवा बड़ी ही विकट स्थिति के दौर से गुजर रहा है। वो आज बेरोजगारी के ऐसे शिकंजे में कसता जा रहा है जिसकी पीड़ा से आज प्रदेश का युवा, उसका परिवार और ये प्रदेश आज बहुत ही खतरनाक दौर से गुजर रहा है। और जिसके परिणाम ये हैं कि आज मेरे प्रदेश का वो युवा अपनी बेरोजगारी की उस मानसिक पीड़ा से की वजह से नशे की तरफ जा रहा है, अपराध की तरफ जा रहा है। इससे मेरा ये मानना है कि हमारे वो हीरो भारत माँ के उस सपूत जिन्होंने अपना बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया था, आज वो ऊपर बैठा इस दशा को देखकर शायद वो भी बहुत परेशान होगा और उसकी आंखों में आंसू होंगे। इसी सारी हालातों को देखते हुए हमने एक ऐसा लोगों का एक समूह, पहले एक मंच बनाया, जन सेवक मंच, जो इस देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने की और जन सेवा की सोच रखने वाले लोगों का एक मंच तैयार किया, जो इस प्रदेश के युवा के लिए, किसान और दलित कमजोर के लिए, कमेरा वर्ग के लिए जन सेवा की सोच के साथ राजनीति प्लेटफार्म इस प्रदेश के किसान, मजदूर, गरीब के बेटे को ऐसा प्लेटफार्म मुहैया करेगा कि वो इस प्रदेश को बचाने के लिए काम करे। उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हमने
शहीद आजम भगत सिंह की उनकी जयंती पर उनको नमन करते हुए आज प्रदेश में जन सेवा की सोच रखने वाले और उस गरीब किसान मजदूर के घर में पैदा हुए पढ़े लिखे युवाओं को राजनीति में आगे प्रेरित कर इस राजनीतिक प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए अपनी युवा टीम का गठन करने की आज घोषणा करने का हमने निर्णय लिया और उसके लिए हमने पूरे अपने टीम के साथ विचार विमर्श करके एक ऐसा पढ़ा लिखा और ऊर्जावान हमारा एक भाई एडवोकेट रजनीश शर्मा को हमने प्रदेश का युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया और उसकी हम आज विधिवत रूप से घोषणा करते हैं और उनके साथ में उनके सहयोगी के रूप में उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर इस टीम का पूरे हरियाणा प्रदेश में विस्तार करेंगे। जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर उनके सहयोगी के रूप में हम अनुराग खटकड़ जो जींद से अभी तक हम मंच में उनको जींद की जिम्मेवारी थी जिलाध्यक्ष के रूप में, हमको उनका अब उपाध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा करते हैं अनुराग ठाकुर को और ये अपने पूरे प्रदेश के जिला स्तर की आगे टीम गठित करेंगे और 1 नवंबर की जो हमने जींद की रैली रखी है जिसमें अपना पार्टी का पूरा मैनिफेस्टो हम जारी करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये पार्टी हमने क्यों बनाई, किस वजह से हमें ये पार्टी बनाने की जरूरत महसूस की, क्या एजेंडा लेकर, क्या रोड मैप लेकर इस आज जो हरियाणा प्रदेश की व्यवस्था है। मैं आपके सामने 2-4 चीजें बताना चाहता हूं कि आज ये मुद्दा लगभग 10 दिन के करीब हो गए, पानीपत का मुद्दा आज पूरा देश और ये कहता हूं पूरा वर्ल्ड इस बात को, इस कांड को देखकर परेशान होगा और हरियाणा के प्रति एक अलग सोच रहेगा। 4 महिलाओं का, इसमें एक बीमार महिला और एक महिला का जो है उसी दौरान उस सामूहिक बलात्कार में उसकी मृत्यु होना, ये कितना भयानक जो है रूप दिखाने का काम करता है, इसका आज तक कोई अता पता नहीं। ये व्यवस्था आज हमारे हरियाणा प्रदेश में कानून व्यवस्था बन गई है और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हर रोज जुमलेबाजी करके इस राज का मजा ले रहे हैं। कभी साइकिलिंग कर रहे हैं, कभी राहगारी कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ ही सुबह उठते हैं कोई घोषणा कर देते हैं, कभी महिलाओं को जो है ना वो चांद में सफर कराने की बात कर लेते हैं। उनको यही नहीं पता राज आज प्रदेश की हालत क्या है। उसके साथ आप देखे होंगे कि आज की बड़ी मेन आपके अखबारों की खबर है जिसके अंदर महंगाई और रिश्वत का पूरा डेटा आज ये दिया हुआ है कि आज हर विभाग के अंदर जो भ्रष्टाचार खुल के और पुलिस और रेवेन्यू राजस्व विभाग में तो खुल के पहले गोलमोल बातें की थी, आज तो खुल के बात करते कितने दाम लगेंगे। ये व्यवस्था आज के आपके जो है ना मेन अखबारों की खबर है, मेन उसकी जो आप आज खुद बोलते हैं और इसका जो डेटा दिया है वो बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा ये डेटा उपलब्ध कराया जा रहा है। तो कैसे दौर से आज मेरा प्रदेश गुजर रहा है ये आपके समक्ष इस प्रदेश को बताने के लिए आपके माध्यम से आज प्रदेश के क्या हालत हो गए हैं। प्रदेश आज हर तरफ से बेरोजगारी के अंदर रोज मुख्यमंत्री दावे करते हैं, आज हालात ये हो गए हैं कि बाहर के लोगों में एचपीएससी में बिठाकर ऐसे हालात कर दिए हैं कि आज मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसी उसके अंदर कंडीशनें डाल के एचपीएससी में क्लास 1 की जो 100 पोस्टों के लिए मात्र 61 बच्चों का जो है ना वो इंटरव्यू के लिए बुलाना कितने बड़े शर्म की और बात है और कितना बड़ा एक धोखा इस प्रदेश के युवाओं के साथ करने का काम कर रही है सरकार। इस सरकार की असलियत को उजागर करने का काम है और उसमें भी जो 61 जो लड़के पास हुए हैं वो मात्र 2 सीरीज के रोल नंबर्स हैं। वो 1500 और 1900 की जो सीरीज है उस सीरीज के रोल नंबर्स के वो सारे बच्चे पास हुए। इससे कितना बड़ा इसमें कितना बड़ा स्कैंडल और कितना बड़ा खेल
ये सरकार खेल रही है वो इससे उजागर होने का काम भी कर रही है। आज प्रदेश का हर वर्ग आज इतनी बुरी तरह से परेशान और पीड़ित की बात है। आज इस बात को देखकर आज प्रदेश का हर वर्ग पीड़ित और परेशान है। उसके आगे मैं आपको बताता हूं, पिछले दिनों आपने एक लाखन माजरा कांड की वो देखे होगी, जिसको हमने सड़कों पे भी बैठे थे और उसमें आपने लाइव चलाया था। मैं वहां मौजूद था और वहां एएसपी जो बहुत ईमानदार और बड़ी बड़ी बात कर रही थी, उस मीडिया के सामने ओपनली इस बात को एक्सेप्ट कर रही थी कि एसएचओ ने अपनी कार्रवाई के अंदर बहुत बड़ी कोताही की है। उस एसएचओ को वहां से लाइन हाजिर करके उस पर कड़ी कार्रवाई करने की एसपी साहब के द्वारा, एएसपी के द्वारा एक बड़ा आश्वासन मुझे भी दिया गया था और गांव के लोगों को भी दिया गया था और पूरे मीडिया के सामने दिया गया था। और आज मुझे कहते हुए दुर्भाग्य, मुझे दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है इस बात का कि आज 15 दिन बीत जाने के बाद उसी एसएचओ को दोबारा लाखन माजरा उस थाने में लगाने का इस सरकार ने काम किया। और जब गांव के लोग और गांव का सरपंच एसपी रोहतक से जाके मिले कि ये आपने क्या किया इसका उधर, तो उस एसएचओ उसको सरपंच को, लाखन माजरा के सरपंच को अपने रूम से बाहर धक्के मार के बाहर निकलवाने का काम एसपी साहब ने किया। क्या ये हो रहा है? इस प्रदेश के अंदर जंगल राज आज हो चुका है। प्रदेश का आज पुलिस के ऊपर से प्रदेश का विश्वास उठ गया है। आए दिनों नाजायज जो छोटी छोटी कंप्लेंट होती हैं, जो आपस उसमें लोगों को हराश और परेशान किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में जो सीरियस मुद्दे हो रहे हैं वहां पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठी है। ये हालात आज के दिन में जो है प्रदेश के अंदर जंगल राज जैसी स्थिति हो गई है। आए दिनों अपराध, लूट जो एक आम बात होगी। अगर अखबारों को अगर आप देखें खबर, तो आए दिन इसी चीज की खबर मिलती है। डेवलपमेंट की खबर नहीं मिलती, इस प्रदेश के एजेंडे कोई बात नहीं करती। आए दिन लूट, भ्रष्टाचार और इस प्रकार की खबरें छपने का काम कर रही है। इस बात को लेकर आज शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर मेरा देश किस तरफ जा रहा है, मैं युवाओं को आज मीडिया के सामने इस बात के लिए कि आज की राजनीति सिर्फ वोट की राजनीति की तक सिमट के रह गई है। इस प्रदेश की युवा का क्या हाल है, उसकी चिंता किसी राजनीतिक दल को नहीं। इस बात की व्यथा को लेकर मैंने आज ये टीम बनाने की घोषणा की है और हमने आज शहीद आजम भगत सिंह के सामने एक संकल्प लेकर इस प्रदेश को बचाने की हम सौगंध खाते हैं। ये उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे उस हीरो के लिए जिसने एक सपना देखा था, एक ऐसे हिंदुस्तान का, ऐसे हरियाणा प्रदेश के जो उसके राज्य हों, हम उसको उसकी सोच के अनुसार इस प्रदेश को बनाएंगे, अपने युवाओं को शुद्ध बुद्ध लेकर उनको खुशहाल बनाएंगे, किसान और मजदूर कमेरा वर्ग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही आज संकल्प आज हम शहीद आजम भगत सिंह की जयंती पर उनके सामने लेते हैं और यही आज एक हमारा उद्देश्य था। आज उस हीरो के जयंती पर इस सरकार को हम ये आगाज करें, जिस भारतवर्ष का निर्माण उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, उसको आपने क्या बना दिया। ये पुलिस पे कंट्रोल क्यों नहीं है, क्या वजह लग रही है आपको? क्या पुलिस नाकाम हो चुकी है, फिर सरकार की तरफ से गिराई है? ये भाजपा और जजपा के गठबंधन की सरकार आज इस प्रदेश का ऊपर से लेकर नीचे तक सिर्फ इस प्रदेश को लूटने पर लगा है। ये अब तक की सबसे फेलियर सरकार मैं इसको कहूंगा। और ये माननीय मनोहर लाल जो मुख्यमंत्री जी हैं, राजा जी, वो अब तक के सबसे जो मैं ये कहूंगा दिशाहीन मुख्यमंत्री अब तक के साबित हुए। सबसे ईमानदार भी बता रहे हैं उनको। ये ईमानदार तो वो अपनी उसमें झांक के देखे, जितने करप्शन जितने हुए हैं उससे ज्यादा करप्शन आज तक इस हरियाणा के इतिहास में नहीं हुए। और ये बगैर मुख्यमंत्री के उसके कोई करप्शन नहीं होता। मुख्यमंत्री वो जब तक एक ड्रामा उनका चला था पिछले राज्य में, इस राज्य में सब कुछ लोगों को पता चल चुका है वो कितने ईमानदार है। नहीं मानते आप? ईमानदार बिल्कुल नहीं मानता। इस प्रकार से डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मैं ये मानता हूं सबसे पहले मुख्यमंत्री होंगे जिनकी करप्शन की तरफ डायरेक्ट। उसका एक सबूत पूरा हरियाणा प्रदेश चल रहा है। उनका चेला जो यहाँ रोहतक में बैठा हुआ है, जिन्हें सब कुछ जो है ना बैठा दी, रोहतक का नाश करके चुका दिया। जो अमृत योजना के नाम पर और क्या क्या चीजें नहीं, कच्ची कॉलोनियां जो आज पूरे हरियाणा रोहतक के अंदर जो है सारा हरियाणा सब कुछ चला लिया बगैर उनकी शक्ति। सब कुछ डायरेक्ट इन्वॉल्व मिलजुल के सारा खेल खेला जा रहा है। इस प्रदेश के अंदर लूट, भ्रष्टाचार, करप्शन सब में
आज उन्होंने मुझे एक बताइए कि एक हर रोज सिर्फ पोर्टल के नाम पे जो ना खेल किया जा रहा है, हर महीने कोई ना कोई नया पोर्टल लॉन्च कर देते हैं सुबह करके, और बस खुशी में खुश वाहवाही लूटने वाले लोगों चारों तरफ जो उनको सच्चाई बताने वाले लोगों को उनको धमकाते हैं, कभी तलवार दिखाते हैं, कभी और कुछ दिखाते हैं। सच्चाई बताने वाले लोग इनके इर्द गिर्द रहते ही, जो इनको जो ना इनको बड़ी बड़ी इनकी जय जयकार करते हैं, इनकी वाहवाही करते हैं, अपने चारों तरफ ऐसे लोगों की फौज को रखते हैं। एक रोहतक के एमपी ने भी मुद्दा उठाया था, बाद में फिर तो बेचारे सब सरेंडर करके ना, उसमें एमपी ने कितना बड़ा मुद्दा क्या क्या उठाया था, लेकिन हुआ क्या ये सब जानते हैं। इसलिए अब आने वाले लोग इंतजार कर रहे हैं कब चुनाव आए और कब इस ठगबंधन की लूट और झूठ की भाजपा और जजपा की सरकार को लोग इसकी जमानत जब्त करने का काम करें। आपने चुनाव का जिक्र किया, तो आप अपनी पार्टी लड़ेंगे या गठबंधन से? मैं अपनी पार्टी बनाई है, मैंने पार्टी से ऐसे युवा ईमानदार चेहरों को जो किसान मजदूर के बेटे हों उनको चुनाव लड़ाएंगे, और राजनीति में एक नया प्लेटफॉर्म जो कभी आज तक ईमानदार और उस मजदूर किसान कमेरा वर्ग के युवाओं को नहीं मिलता था, क्योंकि ये पार्टियां और ये दल नेता अपने चाटुकार और अपने गुलामों को ही टिकट देते थे। अब की बार एक ईमानदार ऐसे एनर्जेटिक युवाओं को हम एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने जा रहे हैं, और वो उसका बेटे उस विधानसभा और लोकसभा में जाएंगे जो सिर्फ इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज राजनीतिक दलों में सिवाय अपने बेटों को गद्दी में बिठाने के अलावा उनको इस प्रदेश के युवा की, इस प्रदेश के किसान मजदूर के बेटों की कोई चिंता नहीं है। वो राजनीतिक लोग वो सिर्फ अपने बेटों को गद्दी में बिठाने के लिए इसमें शोषण कर रहे हैं। तो उस प्रकार का खेल बंद होगा। आज का युवा पूरी तरह इन राजनीतिक दलों से इनका विश्वास उठ चुका है। इस प्रकार से ये शोषण कर रहे हैं, अब ये चीज नहीं चलेगी। इन राजघरानों की लूट और झूठ की दुकान को बंद करने का हमने संकल्प लिया है। क्या लोकसभा में भी पार्टी अभी देखेंगे, अगर हमें कोई अच्छा मजबूत कोई ऐसा चेहरा कोई मिलता है तो हम जरूर उसके बारे में विचार करेंगे, लेकिन अभी लोकसभा पे हमारा ज्यादा फोकस नहीं है। उसके लिए हम संगठन तैयार करके हमारा मेन फोकस विधानसभा के ऊपर है। 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप? देखिए, मुझे अगर 10 अच्छे ईमानदार युवा चेहरे मिलते हैं तो 10 पे लड़ेंगे, 50 मिलते हैं तो 50 पे लड़ेंगे, 70 मिलते हैं तो 70 पे लड़ेंगे, और 90 मिलते हैं तो 90 पे लड़ेंगे। लेकिन ऐसे टिकट भगाएंगे नहीं तो किसी के हाथ में कोई भी आके ले जाए। हम उसकी पूरी जांच परख करके लोगों से पूरा उसका बायोडाटा लेके जिसको लोग चाहेंगे, जो लोगों का उम्मीदवार होगा, ऐसे युवाओं को हम अपना प्रतिनिधि बनाकर अपने टिकट देने का काम करेंगे। 1 तारीख को कोई बड़े चेहरे भी आएंगे, रैली है जिस तरह से रखी हुई है। हम ही बड़े चेहरों को छोड़कर इस समाज के किसान मजदूर के बेटों को बड़ा चेहरा बनाने का काम करेंगे। पुलिस अब हरियाणा का जो नई पार्टियों का इतिहास सफलता का बहुत कम रहा, चाहे हयूपा की बात हो या फिर हज का बनाई हो, तो आपकी तो नई पार्टी है, वो तो बड़े राजनीतिक घराने थे, वो भी सक्सेस नहीं हो पाई। ये कोई रिस्क नहीं लग रहा? देखिए, बिल्कुल आपका सवाल बंधु बहुत ही जेन्युइन है। बहुत सारी पार्टियां बनी, लेकिन वो जो पार्टी बनाई उन राजकुमारों ने, वो राजा बनने के लिए कमाई। बलराज कुंडू ने जो ये पार्टी बनाई है वो इस प्रदेश को बचाने के लिए बनाई है। इस प्रदेश के युवाओं, किसान मजदूर के बेटों को वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म देने के लिए बनाई है, ताकि वो युवा जब आगे आएंगे तब वो प्रदेश के अंदर, विधानसभा के अंदर वो कानून बनेंगे जिससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो कानून बनेंगे जिससे किसान को खुशहाल किया जाएगा। उस विधानसभा में तब कानून बनेंगे जब गरीब किसान मजदूर के बेटे वहां जाएंगे, तभी ये मेरा प्रदेश खुशहाल होगा। और ये लूट और झूठ की राजघरानों की, उन गुलामों की दुकानों को बंद कर देगा। एक नई पार्टी बनी थी चुनाव से पहले, उन्होंने भी युवाओं की बात की थी कि रोजगार में 75% आरक्षण देंगे, लेकिन हालात आपके सामने हैं। जिस राजकुमारों की आप बात कर रहे हो, उनका तो पहले से ही पता था। वो हजारों करोड़ के महलों में रहते थे, उनके बाप दादा ने कौन सा बिजनेस किया था, मैं तो पहले से भी ये सवाल करता रहा। वो लोगों को दिखे नहीं, वो हमारे युवाओं को जो है ना, इनको बहका के, एक उनके वो राजकुमार अनपढ़ जो कभी स्कूल कॉलेज में नहीं गए, इनसो का राष्ट्रीय दोष हो गए। हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जाकर इन युवाओं को उन्होंने बड़े बड़े सपने, क्योंकि आज बेरोजगारी में हमारा युवा इतना दलदल में घुस गया, उसको छोटा सा उसको वो कहना कि मैं तुझे नौकरी दूंगा, वो नौकरी के लिए उनके बहकावे में आते चले गए। लेकिन अब उनकी सच्चाई आ चुकी है।
वो राजकुमार जो भाजपा को जमुना पार भेज, उनका तो इतिहास ही भाजपा के साथ रहा है। उनके पुराने इतिहास उठा के देखिए, हमेशा वो भाजपा के सहयोगी रहे। वो कुछ भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, 2 दिन पहले वहां सीकर रैली में वो माइक और राजकुमार मुंह बोल रहा है कि उसके बाप को जो वो सुनते नहीं है युवा, तो कहता है वो उसका हनी सिंह का गाना तब सुनाएंगे जब मेरे फादर का भाषण सुनो पहले। इस प्रकार की उनकी असलियत अब लोगों के सामने आ चुकी है। तो उन राजकुमारों का पूरी तरह मैं दावा करता हूं, उस राजकुमारों के खानदान से अब की बार कोई भी हरियाणा प्रदेश की विधानसभा लोकसभा में जाएगा। उन्होंने हमेशा हमारे ग्रामीण अंचल के किसान मजदूर के नेताओं को खत्म करने का काम किया था। पहले उन्होंने बलराम जाखड़ को खत्म करने का काम किया था, फिर अजीत सिंह को खत्म करने का काम किया था। अब वो जो है ना राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल को खत्म करने के लिए गए हुए हैं। तब उनकी असलियत इस देश प्रदेश के लोग जान चुके हैं। उनका इतिहास खत्म है। ये आखिरी चैप्टर था। वो लास्ट वाली झूठ बोलकर वो सत्ता में आ गए। अब आगे कभी उनका सत्ता के रूप में उनका पूर्ण रूप से उनको विराम कर जाएगा। अभी राजस्थान में भी वही नारा गया, आया सीएम आया सीएम। राजस्थान में वो राजस्थान के लोग जो है ना वो समझदार हैं, और मैं भी जाऊंगा राजस्थान में, जो है ना मेरा भी प्लानिंग में पूरा प्रचार करने जाऊंगा। आप देखेंगे उनका जो है ना, उनको सीएम नहीं, उनको तो पीएम बना के वहां से भेजेंगे राजस्थान के लोगों को। उनका परमानेंट इलाज करेंगे, ये मैं वादा करता हूँ आपसे। अच्छा, हनुमान बेनीवाल से इनको क्या दिक्कत है? इनको जैसे आप बता इनको हर किसान मजदूर के बेटे से दिक्कत है। ये चाहते ही नहीं कि कोई धरातल का किसान मजदूर का बेटा धरातल से उठकर इनके बराबर में खड़ा, इनकी सच्चाई को बोलो। इनकी लूट और झूठ की दुकान बंद करने की इनको डर लगता है। जो वास्तव में उस किसान मजदूर का बेटा जब उस गद्दी पे बैठेगा तो वो किसान मजदूर के लिए काम करेगा। इनकी तरह इस प्रदेश और देश को लूटने का काम नहीं करेगा। इनको इस बात का डर लगेगा। आप हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करने जाएंगे? बिल्कुल 100% मैं हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट करने जाऊंगा। पार्टी का संगठन कब तक तैयार हो जाएगा? पार्टी का संगठन लग रहे हैं, जैसे आज युवा टीम का मैंने किया। अब ये पूरे प्रदेश की युवा टीम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी प्रकार से 1 नवंबर को हम मोटा मोटी हम अपनी टीम का वो करने का काम करेंगे। और आने वाले हमारा कोई जल्दबाजी इस प्रकार से नहीं करेंगे। हम किसी भी चेहरे को, ऐसे ऊर्जावान युवाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। ऐसे लोगों को अपने जो ईमानदार और जन सेवा की सोच को लेके हों, ऐसे लोगों को अपने साथ लाएंगे। चुनाव लड़ने के लालची, एमएलए बनने के लालची, मंत्री बनने के जो लालची लोग हैं, ऐसे लोगों को जो है ना हम अपने संगठन में शामिल नहीं करेंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन उसको लेकर कहीं पर चर्चा होगी क्या? इंडिया गठबंधन मैं तो इंडिया गठबंधन तो बड़े लोगों का है जो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए लड़ रहे हैं। मैं तो इस प्रदेश को बचाने और इस प्रदेश को बढ़ाने की सोच लेकर राजनीति में आया हूँ। इंडिया गठबंधन तो बड़े बड़े दलों का गठबंधन है। मैं उस बारे में मेरी कोई ना सोच है। मैं तो सिर्फ अपने हरियाणा और हरियाणा के बारे में सोच रहा हूँ। अच्छा, महिलाओं की बात की, महिला आरक्षण बिल आलू पास हुआ, चलो तो लागू तो लेट होगा। देखिए, महिलाओं को भी टिकट आप देंगे? बिल्कुल देंगे, लेकिन वो बिल जिसकी आप बात कर रहे हो वो महज ये बड़ा दुर्भाग्य है। बगैर कुछ दिए जश्न मनवाना ये भाजपा को आता है। एक ऐसा बिल जिसका कोई मतलब ही नहीं बनता, होगा कि नहीं होगा इस बात पे भी बहुत बड़ा सवाल है, और उसके जश्न मनाए जा रहे हैं। और बराबरी की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, तो महिला तो 48.8% है। तो आधा होना चाहिए था आरक्षण की बात करें। और फिर अभी होना चाहिए था 2024 के चुनाव के लिए। कब परिसीमन होगा? परिसीमन तो 31 में 31 में होना है। होगा नहीं होगा वो सरकारों करनी पड़ेगा। तो किस महिला आरक्षण की बात करें? आप तो बुद्धिजीवी, आपको लिखना चाहिए इस बात पर। मीडिया एक स्तंभ है, 5वां स्तंभ है लोकतंत्र का। आप इस बारे में छापिए ना। 4था स्तंभ है, ये 2 बना दिए, उसमें वो 2 बन गए। वो 4थे कमरे के 5वें में चले गए आप लोग। एक अलग से स्तंभ हो गया ना गोदी मीडिया वाला।